हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आई होप अब तक तो आप सबको ये ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत हो चुकी होगी। स्टैंडर्ड 9 हिंदी। हिंदी में और सभी सब्जेक्ट में आप सभी को पता होगा कि अकॉर्डिंग टू गुजरात बोर्ड 30% जो सिलेबस है वो कट हुआ है। यानी कि सभी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े चैप्टर कट हो चुके हैं। ये कोरोना की महामारी की वजह से जो थोड़े चैप्टर है वह कम कर दिए गए हैं। तो जो चैप्टर आपको कट करने को कहा जाए वो आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ने नहीं पड़ेंगे। ये आप सभी के लिए खुशी की बात होगी कि आप सभी का सिलेबस कम हो चुका है। हिंदी में चैप्टर 1 to 5, 6, 7, 8 चैप्टर है वो कट हो गया है। 9, 10, 11, 12 वो है। उसके बाद 13 और 14 दोनों कट हो चुके हैं। 15, 16 है। उसके बाद फिर 17, 18 कट हो चुके हैं सिलेबस में से। और फिर 20, 21 और 22 इतने चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 9 में हिंदी में पढ़ने हैं। मैंने इससे पहले के लेक्चर में जो पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात आप सभी को समझाया था, लेकिन अब आपको वो सिलेबस में से कट हो चुका है, इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं करनी है। तो आप सब उसका स्वाध्याय भी मत लिखना अपनी फेयरबुक में, क्योंकि वो आपके सिलेबस में से कट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको 13वां दोहे, नीति के दोहे, जो 13वां काव्य था नीति के दोहे, वो भी पढ़ा लिया था। तो वो भी आप लोग नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में आपको उसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद जो 17वां पद था तुलसी के पद, वो भी मैंने आप सभी को लिखवा भी दिया था और समझा भी दिया था, लेकिन वो भी सिलेबस में से कट हो चुका है। तो वो भी आप सभी को अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो जो चैप्टर कट हुए हैं वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आज हम लोग एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ 9 निर्भय बनो। आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 दिया गया है, निर्भय बनो, यानी कि डरपोक नहीं बनना चाहिए। किसी भी चीज़ में या किसी भी कार्य करने में अगर डर लगता है तो उसका सामना करना चाहिए।
निर्भय बनना चाहिए। ये पाठ भी यही सीख देता है। वो हम जब पाठ की समझौती प्राप्त करेंगे तब पता चल जाएगा कि लेखक ने इस पाठ का शीर्षक निर्भय बनो ऐसा क्यों दिया है। पाठ के लेखक है कणीश्वरनाथ रेणु। उनका जन्म सन 1921 और उनका निधन सन 1970 में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सह्यता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्द का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। देखिए यहाँ पर हमें जो अंश दिया गया है निर्भय बनो, वह लेखक के कितने चौराहे नामक उपन्यास के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। देखिए बचपन में ही, यानी कि जब आप जैसे छोटे छोटे विद्यार्थी होते हैं तभी से उनके जीवन में जो मानवीय और सामाजिक मूल्य है उनका ग्रहण होना बहुत ज़रूरी होता है। लेखक यही कहना चाहते हैं कि निर्भयता है वो बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। इस जो अंश लिया गया है उपन्यास कितने चौराहे में से, इस पाठ में लेखक यही दिखाना चाहते हैं कि उनमें उसने कितनी निर्भयता दिखाई है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रियोदा।
प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा नामक एक लड़का है जो मैट्रिक में पढ़ता है। मैट्रिक यानी कि 10th 10वीं कक्षा में पढ़ाई करना, उसे मैट्रिक कहा जाता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। देखिए, जो प्रियोदा नामक लड़का है वह मैट्रिक में पढ़ाई करता है और स्कूल में वह लोकप्रिय है, यानी कि सभी विद्यार्थी, सभी लड़के और मास्टर यानी कि सभी शिक्षक भी उसे प्यार करते हैं। सिर्फ स्कूल ही नहीं, उसके कस्बे में यानी कि जो छोटा सा गांव या छोटा सा जो किला होता है, वहाँ छोटे से कस्बे में प्रायः सभी उसे जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। देखिए, ये जो लड़का है वह रविवार यानी कि छुट्टी के दिन कोई आश्रम है, सन्यासी आश्रम, उसके लिए घर घर जाकर मुट्ठी अनाज मांगता है। मुठिया वसूलने निकलता है यानी कि मुट्ठी भरकर अनाज मांगता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। यानी कि लेखक कहते हैं यह लड़का कभी अकेला निकल जाता है तो कभी अपने साथियों को लेकर रविवार की सुबह ही सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। देखिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं और सभी शिक्षक और विद्यार्थियों के प्यार से ही नहीं, वो तो कोई शिक्षक या फिर कोई विद्यार्थी बीमार पड़ा हो तो प्रियोदा और उसकी टोली यानी कि प्रियोदा और उसके दोस्त उनकी सेवा करने के लिए उनके घर पर हाजिर हो जाया करते थे। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। देखिए, जो रोगी होता है, शिक्षक हो या फिर कोई विद्यार्थी, जब तक वो भला चंगा यानी कि वह बीमारी से उठ नहीं जाता, अच्छा नहीं हो जाता, तब तक प्रियोदा की टोली दल यानी कि प्रियोदा की जो टोली है वह सेवा में जुटी रहती है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। देखिए, ये दो उनके दोस्त होंगे, रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। इन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। देखिए, ये जो दो दोस्त थे रोबी और कालू, इन्होंने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। इस शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। देखिए, हर शनिवार को जो परमान नदी है उसके पार बालूचर नामक एक स्थल है। उसी स्थल पर सभी लोग स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। यानी कि हर शनिवार को प्रियोदा और उनके जो दोस्त होते हैं वह स्कूल की छुट्टी के बाद बालूचर नामक जो स्थल है वहाँ पर सब जमा होते
है। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में खेलकूद और गाने बजाने के अलावा जो प्रियोदा नाम का लड़का है वह दुनिया भर की खबर रखता है और दुनिया भर की खबर सुनाता है। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। देखिए, खेलने कूदने और गाने बजाने के अलावा रविवार का जो क्या प्रोग्राम है उसे तय करने के लिए सभी लोग बालूचर नामक जगह पर इकट्ठे होते हैं कि कौन सा काम कौन करेगा, किस मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने जाएगा, यानी कि कौन अनाज मांगने किस गली या मोहल्ले में जाएगा। ये तय करने के लिए प्रियोदा के दल के सदस्य कहाँ इकट्ठे होते हैं? बालूचर नामक स्थल पर एकत्रित होते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा कि रॉबी और कालू दोनों प्रियोदा के दल में थे, लेकिन वह मनमोहन को भी प्रियोदा के दल में शामिल करना चाहते थे। इसीलिए जब वह लोग शनिवार को बालूचर नामक स्थल पर मिले, तभी कालू है उसने मनमोहन का परिचय देते हुए प्रियोदा से कहा कि यह मोना, उसका पेट नेम यानी कि प्यारा से बुलाते हैं वह नाम है मोना, मनमोहन का नाम है मोना। प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। खूब तेज लड़का है यानी कि बहुत ही होशियार है और अपने क्लब का मेंबर होना चाहता है। आगे देखते हैं। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। देखिए, प्रियोदा अपने दल में शामिल करने से पहले मनमोहन को सिर से पैर तक देखता है और कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। देखिए, मनमोहन ने उत्तर दिया महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल था। पहला सवाल पूछा कि भारत के किसी एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तो मनमोहन ने उत्तर दिया कि महात्मा गांधी। उसके बाद फिर से प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? पहले तो मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? देखिए, अब प्रियोदा है वह अपनी बात पर आता है और तीसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो इसके उत्तर में मनमोहन कहता है कि सीख लेंगे। देखिए, उसके क्लब का मेंबर होने के लिए मनमोहन सभी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा है कि बीमार लोगों की सेवा करना सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो
देखिए फिर से प्रियोदा का सवाल है कि यदि रोगी होता है वह हैजा से पीड़ित हो तो हैजा यानी कि कॉलेरा, जो कॉलेरा नामक बीमारी होती है उसे हैजा कहते हैं। उस समय में यह बीमारी बहुत गंभीर मानी जाती थी, इसीलिए प्रियोदा ने जानबूझकर ये सवाल पूछा कि यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। देखिए ये जो रोग है उसका नाम सुनते ही मनमोहन है वह डरने लगता है, इसीलिए वह चुप रहा। प्रियोदा के इस सवाल का उत्तर नहीं दिया। गाना जानते हो? फिर से प्रियोदा ने सवाल किया। गाना जानते हो? उसके उत्तर में मनमोहन ने कहा जी, यानी कि हाँ गाना जानता हूँ। फिर से प्रियोदा ने सवाल किया तैरना? तो जी नहीं, मनमोहन का उत्तर था जी नहीं, यानी कि वह गाना जानता था, यानी कि गाना जानता था लेकिन तैरना नहीं जानता था। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा। देखिए प्रियोदा के दल में कोई एक लड़का है, उसका नाम है सूर्य नारायण। सूर्य नारायण नामक एक लड़के से कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सूर्य नारायण को प्यार से सूरज कहा और कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता। मोना यानी कि जो मनमोहन है वह तैरना नहीं जानता। तो उसके उत्तर में सूर्य नारायण ने जवाब दिया कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। देखिए पहले मनमोहन ने जवाब दिया था कि लोगों की सेवा करना सीख लूँगा, तो अभी सूर्य नारायण ने उत्तर ऐसा ही दिया कि सीख जाएगा, अगर मैं उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वो अपने आप खुद ब खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। ऐसा जवाब सुनते ही सभी बच्चे हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। देखिए अभी यहाँ पर जो सूर्य नारायण नाम का लड़का है उसके बारे में बताया गया है कि वह पढ़ने में तो कमज़ोर है लेकिन उसके शरीर से वह बहुत मजबूत है, क्योंकि वह रोज़ 100 दंड बैठक करता है। इसलिए सभी लोग उसे सूरज पहलवान भी कहते हैं। देखिए वो रोज़ 100 दंड बैठक करता है और शरीर से मजबूत है, इसलिए सभी लोग उसे प्यार से सूरज पहलवान भी बुलाते हैं। सभी जो नए लड़के दल में आते हैं उसे तैरना सिखाना यही सूरज पहलवान की यानी कि सूर्य नारायण की जिम्मेदारी थी। सभी को तैरना सिखाना। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया
कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। देखिए, उस दिन नए नए सदस्य को यानी कि मनमोहन को सभी लोगों ने यही फरमाइश यानी कि यही इच्छा प्रकट की कि आज मनमोहन गीत गा के सुनाएगा। पहले तो मनमोहन लज्जाया यानी कि उसे शर्म आई, शर्माना। फिर जब प्रियोदा ने आग्रह किया कि तुम्हें गाना ही पड़ेगा, तो वह अपना गला खख्खार कर यानी कि अपना गला साफ कर कर उसने गीत गाना शुरू किया। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये गाना मनमोहन यानी कि मोना ने शुरू किया। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। देखिए, जब मनमोहन ने गाना समाप्त किया तो प्रियोदा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारा गला बहुत मीठा है यानी कि तुम्हारा जो स्वर है वो बहुत ही अच्छा है। फिर उसने कालू से कहा कि जो प्रभात फेरी वाले 2 गाने हैं वह मोना को सिखा देना। यानी कि जो सुबह गाने गाए जाते हैं प्रभात फेरी उसे कहते हैं, वो दोनों गाने तुम मोना को सिखा देना। प्रियोदा कालू से यह बात कहता है। तो इससे आगे का पाठ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कालू और रोबी नामक 2 दोस्त प्रियोदा के दल में थे और वह नए लड़के मनमोहन को इस दल का सदस्य बनाना चाहते थे, इसीलिए वह प्रियोदा के पास उन्हें लेकर आए थे। प्रियोदा इस दल का प्रमुख यानी कि मुखिया था, इसीलिए वह मनमोहन से सवाल जवाब करता है। वह हमने आज देखा है। इससे आगे के पाठ में क्या होता है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।